हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके द्वारा बनाए गए इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म डिलाइट क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। तो अगली वीडियो में हम सभी ने क्या देखा था कि जो क्या पढ़े थे भाई, पीरियड, है ना? आवर्त चक्र है जो कैसे चलता है, ठीक है? आवर्त चक्र के बारे में पढ़े थे, ठीक? आज क्या लेक्चर नंबर 8 है, लेसन 2 का क्या लेक्चर लेक्चर नंबर 8, ठीक? जिसमें क्या पढ़ेंगे हम कि जो मैथुन है, निषेचन है, ठीक है? यानी संभोग किसे कहते हैं, निषेचन किसे कहते हैं और अंडाणु बनता कैसे है? अंडाणु तो बन ही नहीं है युग्मक जनन में, तो अंडाणु बनने की संरचना या फिर बनने के बाद कैसा होता है, ठीक है? वो सभी पढ़ेंगे और नर युग्मक और मादा युग्मक कैसे मिलते हैं। इन सभी टॉपिक को क्या करेंगे, आज कवर करेंगे, ठीक है? तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। क्योंकि भाई जो बोला जा रहा है कि बोलते हैं ना कि डिजिटल दक्षिणा, है ना? मतलब कि आपसे तो हम फीस नहीं माँग रहे हैं, ना ही फिर कोई चार्ज रखा गया है। तो डिजिटल गुरुदान या फिर जो कहते हैं कि डिजिटल दक्षिणा देने का कष्ट करें, क्या है वो लाइक और शेयर, ठीक है? जिससे हमको क्या मिलता है, एक मोटिवेशनल मिलता है कि नहीं हम और कंटेंट लाएँ या फिर पढ़ाएँ, ठीक है? तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, ठीक है? तो उससे पहले हम सभी ने क्या पढ़ लिया था, ये आवर्त चक्र, है ना? आवर्त चक्र हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, ठीक? आवर्त चक्र के बाद दिए थे एक होमवर्क, ठीक है? होमवर्क में मिला था क्या, अंडवाहिनी का कार्य, है ना? क्या मिला था भाई? अंडवाहिनी का कार्य। ये नहीं है, ठीक है? अंडवाहिनी का कार्य मिला था, मादा में मैथुन अंग क्या होता है, वपुटी की प्रवस्था क्या है, रजोनिवृत्ति किसे कहते हैं, अंडोत्सर्ग कब होता है, ठीक है? अगर इन सभी का ऑप्शन या फिर इन सभी का जवाब चाहिए तो कमेंट करें, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। क्या है हमारी टॉपिक, जो क्या रहेगी, अंडाणु की संरचना, है ना? क्या रहेगी भाई? अंडाणु की संरचना, ठीक? क्या रहेगा भाई? अंडाणु की संरचना, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ क्या, ओव्यूह, ठीक है? यानी कि एक अंडाणु कैसा होता है ना? जो अंडाणु है भाई कैसा होता है, ठीक है? अंडाणु कैसा होता है ना? मादा का अंडाणु 0.1 मिमी, है ना? यानी एमएम, ठीक है? एमएम एमएम 0.1 एमएम, है ना? ठीक है? 0.1 एमएम व्यास का होता है। अंडाणु के बड़े भाग में पीला पीतक होता है जिसमें पोषक पदार्थ संचित रहते हैं, है ना? जिस तरह से हम एक अंडे में देखें तो पीला पीतक होता है जिसमें ऊर्जा होती है अधिक मात्रा में, तो वही बात है कि इसमें एक पीला पीतक होता है जिसमें पोषक पदार्थ संचित रहते हैं। इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है जिसके जननिक आशय कहते हैं, जिससे क्या कहते हैं, जननिक आशय। केंद्रक के बाहर तथा जोना रेडिएटा और कंदरक के अंदर, है ना? मतलब कि एक जो अंडाणु है, अंडाणु की सबसे बाहरी परत क्या है, जोना रेडिएटा, है ना? मतलब पीतक के बाहर, ठीक है? एकदम बाहर नहीं हम जा रहे हैं, इसमें क्या है, पीतक के बाहर, ठीक है? मतलब पीतक की बाहरी परत क्या है, जोना रेडिएटा, ठीक? के अंदर अनेक कोशिकांग, और इसके अंदर क्या होते हैं, अनेक कोशिकांग, जैसे माइट्रोकांड्रिया, गाल्जी काय, प्रथम अंड कोशिका आदि पाए जाते हैं, ठीक है? मतलब कि हम अंडाणु की संरचना में क्या क्या देखते हैं भाई, केंद्रक होता है, केंद्रक के साथ साथ माइट्रोकांड्रिया, गाल्जी काय, ठीक? और क्या उस जो पीतक पदार्थ है, पीतक पदार्थ के बाद एक परत पाई जाती है जिसका नाम है क्या, जोना रेडिएटा। और एकदम अंडाणु के हम बाहर जाते हैं तो एक परत होती है जिसे क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा, है ना? क्या कहते हैं भाई, कोरोना रेडिएटा, ठीक? देखे संरचना, है ना? संरचना देख लिया जाए। हाँ सर। ओहो, नहीं लगाएगा भा, गलती से मिस्टेक, कोई बात नहीं, नहीं लगाया भाई। चलो आगे चलते हैं, ठीक है? हम बना दे रहे हैं स्ट्रक्चर, ठीक? अंडाणु की संरचना में आगे टॉपिक, है ना?
ठीक है। अंडाणु की संरचना में क्या, अगली टॉपिक है अंडाणु की विस्तृत संरचना, है ना, कैसा होता है, क्या क्या होता है। तो पहले है नाभिक यानी न्यूक्लियस, यह केंद्रक में स्थित है ना, यह केंद्र में यानी बीच में स्थित होता है और इसमें अनुवांशिक सामग्री यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या है, इसमें कोशिका अंग जैसे विकसित होते हैं, विकास के लिए पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है। और प्लाज्मा झिल्ली क्या है, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो ओप्लाज्म को घेरती है ना, ओप्लाज्म को क्या करती है, घेरती है। और जोना पेलुसिडा है ना, और जो क्या है जोना पेलुसिडा, इसी ये क्या करता है, यह प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक मोटी पारदर्शी ग्लाइकोप्रोटीन परत है ना, कैसी है, ग्लाइकोप्रोटीन परत है जो शुक्राणु के प्रवेश को नियंत्रित करती है ना, ये परत क्या करती है, ग्लाइकोप्रोटीन स्रावित करती है जो शुक्राणु के प्रवेश को क्या करते हैं, नियंत्रित करती है। ठीक है। और क्या है, लास्टवा परत है जो कोरोना रेडिएटा है ना, मतलब ये सबसे बाहरी परत है क्या, कोरोना रेडिएटा, यह अंडाणु की सबसे बाहरी परत है। क्या, यह अंडाणु की सबसे बाहरी परत है जो कुपी कोशिकाओं से बनी होती है और सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। ये क्या करती है भाई, सुरक्षा प्रदान करती है ना। देख लो कोई दिक्कत, दिक्कत कोई भाई, बताओ बताओ जल्दी, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे चला जाए, आगे है ना। अंडाणु की संरचना देख लेते हैं एक बार, अंडाणु कैसा होता है ना। ये क्या, अंडाकार है ना, यानी गोल संरचना होती है। ठीक है, कैसी होती है भाई, गोल होती है, और इसके बीच में एक क्या होता है, केंद्रक है ना, न्यूक्लियस होता है, बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, क्या होता है, केंद्रक है ना। रुको बना रहे हैं अच्छे से, है ना। एक और क्या होता है, एक केंद्रक होता है ना, एक केंद्रक बीच में। ठीक है। और एक परत एकदम बाहरी परत रहेगी, है ना, एक और परत पाई जाएगी जो क्या रहेगी, बाहर रहेगी। ठीक है। एक परत और होती है जो क्या रहती है भाई, बाहर होती है। ठीक है। यानी कि इस अंडाणु में मुख्यतः देखा जाए तो क्या, दो परत है ना, मुख्यतः कितनी परत भाई, दो परत होती है, बीच में तो क्या है, न्यूक्लियस है ना, यानी केंद्रक है। इस केंद्रक में देखे है ना, इस केंद्रक में देखे तो क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ, है ना, इस केंद्रक में क्या होता है भाई, अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है। इसमें क्या होता है, अनुवांशिक, अनुवांशिक पदार्थ, है ना। ठीक है, कौन सा अनुवांशिक पदार्थ, मतलब ऐसा पदार्थ जो हमारे लक्षणों को लेकर के हमारे बच्चों में जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है। और इसके बाहर है ना, ये इस वाले में एक सबसे बाहरी परत होती है ना, सबसे बाहरी परत हम जिसे क्या कहते हैं, जिससे क्या कहते हैं भाई, कोरोना रेडिएटा, है ना, इस वाले परत को क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। ठीक है। इस बाहरी परत का क्या नाम है, कोरोना रेडिएटा, है ना। और बीच में न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में देखा जाए तो क्या, आरएनए, है ना, आरएनए, डीएनए, ये सब क्या उपस्थित होते हैं, है ना, आरएनए डीएनए क्या होते हैं भाई, उपस्थित होते हैं। ठीक है। ये सब क्या मतलब, वे पदार्थ जो हमारे लक्षणों को हमारे बच्चों में लेकर के जाते हैं, तो वही सब उपस्थित होते हैं, है ना। और इसमें बीच जनन उपकाली कोशिका होगी, ठीक है, रिक्तिका होगी, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया होगी, गाल्जी काय होगी, है ना। हम किसी को दर्शा सकते हैं, है ना, लिख देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। और क्या, रिक्तिका, है ना, रिक्तिका, है ना, यानी वैक्यूल। ठीक है। जनन, जनन, जनन कोशिका या केंद्रक या कला, है ना, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है।
ठीक है? यानी कि और इसके केंद्रक के बाहर है ना, मतलब जो पीतक पदार्थ है इस पे एक परत और पाई जाती है। उसको किस कलर से बनाते भाई? पीला से, है ना? क्या भाई? पीला से, है ना? ये कौन-सी परत है भाई? ज़ोना रेडिएटा, है ना? क्या है? ज़ोना रेडिएटा, ठीक है? ये परत कौन-सी है? ज़ोना रेडिएटा, ठीक? ज़ोना रेडिएटा यही ग्लाइकोप्रोटीन का क्या करती है? स्राव करती है। ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है? हुँ, हुँ। क्या यार? ग्लाइको ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन का क्या करती है? श्रवण करती है ना? रुको यार, ठीक है ना? यानी ये जो ज़ोना रेडिएटा परत है, ये ग्लाइकोप्रोटीन का श्रवण करती है, जिससे अंडाणु, है ना? ये अंडाणु ग्लाइकोप्रोटीन श्रवण करने के बाद शुक्राणुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो कि शुक्राणु क्या होते हैं? आसानी से भेद पाते हैं, है ना? सबसे बाहरी परत कौन-सी है? कोरोना रेडिएटा। इस कोरोना रेडिएटे पर शुक्राणु मिलने के बाद, है ना? मान लो इस जो क्या है अंडाणु, अंडाणु पे क्या आया? शुक्राणु, है ना? अब ये जो शुक्राणु आ रहा है, शुक्राणु इस पे आ रहा है, तो आने के बाद यानी शुक्राणु में उससे पहले ही कुछ क्रियाएँ होती हैं, है ना? पहले क्रियाएँ में क्या होता है कि इस पे जो शुक्राणु है, शुक्राणु पे की परत हटती है। परत हटने के बाद ही इसमें निषेचन की क्षमता आ पाती है, ठीक? अब जाएगा अंडाणु से मिलने के बाद, यानी कि अंडाणु को मिलने से पहले ये तो परत हटा लिया, और उसके बाद जैसे इसके पास जाएगा, ये क्या होगा? ज़ोना रेडिएटा को क्या करेगा? तोड़ेगा। तोड़ेगा कैसे भाई? ये जो आगे वाला भाग है क्या करते हैं? एक्रोसोम, है ना? इसको क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। तो इस एक्रोसोम में एक पाचक एंजाइम होता है, जो क्या करता है? ये अपनी परत को हटाता है ना? यानी कि जहाँ प्रवेश करेगा वहीं की परत क्या होती है? हटती है ना? मान लो यहाँ आ रहा है, तो यहाँ केवल उतना ही दूर में क्या होगा? कोरोना रेडिएटा परत टूट जाएगी, यानी हट जाएगी। हटने के बाद अंडा जो शुक्राणु है डायरेक्ट क्या प्रवेश करेगा? प्रवेश करते ही, है ना? जब प्रवेश किया, तो जा करके अंदर से यानी बोल दे तो और मजबूती से दरवाजा बंद कर देता है, ताकि कोई दूसरा प्रवेश ना करे, है ना? तो मतलब कि इसमें प्रवेश हो जाने के बाद और ये परत क्या होती है? मजबूती से बंद हो जाती है, ताकि कोई और जो शुक्राणु है प्रवेश ना करे, ठीक है? तो इसमें जाने के बाद, है ना, जाने के बाद इसमें जो केंद्रक था, है ना, इसमें भी केंद्रक है, इसमें भी केंद्रक है, ठीक? यानी न्यूक्लियस है, ठीक है? तो इसमें भी गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 23 है, ठीक? और यहाँ भी न्यूक्लियस में केंद्रक की जो गुणसूत्र की यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 23 है, ठीक? यहाँ भी 23 और यहाँ भी 23, यहाँ भी डीएनए, यहाँ भी डीएनए, आरएनए, ठीक है? मतलब कि सभी आनुवांशिक पदार्थ उस न्यूक्लियस में हैं, है ना? इसका कुछ भाई भाग ना जाए, बस कहाँ चलाता है? इतना मुंड, है ना? यानी शीर्ष वाला भाग चला जाए बस, और माइटोकॉन्ड्रिया पीछे पूछ वो सब जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? यानी कि ये 23 वाला गुणसूत्र, ये 23 दोनों मिले, है ना? अब ये दोनों जैसे ही मिला तुरंत बन जाएगा क्या? युग्मनज, है ना? क्या बन जाएगा भाई? युग्मनज, ठीक है? क्या बन गया? युग्मनज बन गया, है ना? और ये युग्मनज जो बना कैसा है? 2n है, द्विगुणित है, ठीक है? कैसा है भाई? द्विगुणित है, ठीक? 2n होने के साथ-साथ, द्विगुणित होने के साथ-साथ इसमें गुणसूत्र की संख्या यहाँ यानी कि इसमें 23 और इसमें 23, ये दोनों मिलकर के गुणसूत्र की संख्या कितनी बना देते हैं? 46 बना देते हैं, है ना? गुणसूत्र की संख्या कितनी बना देते हैं? 46, जो कि हम अगर अब पूर्ण मानुष में पूछे, है ना? पूर्ण मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या पूछे तो आप कितना बताएँगे भाई? 46 बताएँगे। तो इस तरह से यानी कि 23 गुणसूत्र शुक्राणु का, यानी कि बोल दे क्या? नर का, और 23 गुणसूत्र मादा यानी अंडाणु का, ये दोनों मिलकर के एक युग्मनज बनाते हैं, यानी 46, ठीक है? और आगे इसके संरचना के बाद डायरेक्ट क्या आएगा? क्या आएगा भाई? निषेचन, है ना? फर्टिलाइजेशन, ठीक है? तो निषेचन किसे कहेंगे? यही नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है, ठीक है? नर युग्मक मिला और मादा युग्मक बोला, उसी को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं, संलयन कहते हैं, ठीक है? तो मतलब कि इसके पश्चात युग्मनज बन जाता है। युग्मनज में क्या होता है? विभाजन होना चालू, ठीक है? क्या होता है भाई? विभाजन होता है, जिससे विभाजन के उपरांत क्या होता है? विभाजन होते-होते ये जो विभाजन की प्रक्रिया है 24 घंटे में,
है ना। 24 घंटे में जो होती है अंडवाहिनी में होती है ना। अंडवाहिनी में होने के साथ साथ ये 24 घंटे में गर्भाशय में पहुंच जाता है। अब ये जो विभाजन होता है इसी में कभी कभी गलती से विभाजन और ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्या 16 कोरखंडों का बनता है तो उससे क्या कहते हैं, तूतक कहते हैं, है ना। ऐसे गैस्ट्रुला, भवन, तूतक ये सभी प्रक्रिया है, मतलब जो भ्रूण का विकास होता है, ठीक है। सभी पढ़ेंगे आगे, है ना। आगे चला जाए, ठीक है। नाड़ू की संरचना, ठीक। आगे क्या है भाई, मैथुन, है ना। आगे क्या है इसके, मैथुन, ठीक है। मैथुन यानी क्या, संभोग बोल दे तो क्या, संभोग। ठीक है ना। मैथुन यानी इसमें क्या है ना। मैथुन में क्या है भाई, नर, है ना। नर एवं मादा के लैंगिक जननांगों, है ना। यानी नर एवं मादा के लैंगिक जननांगों, यानी बोल दे क्या, शिश्न और योनि के परस्पर संयोग को क्या बोलते हैं भाई, मैथुन बोलते हैं, ठीक है। यही चीज लिखा गया है ना। यानी नर एवं मादा के लैंगिक जननांगों यानी शिश्न एवं योनि का परस्पर संयोग ही क्या कहलाता है, मैथुन कहलाता है, ठीक है। नर की सहायक ग्रंथियां का स्राव एवं शुक्राणु, यानी कि जो नर की सहायक ग्रंथियां हैं एवं शुक्राणु दोनों मिलकर के वीर्य बनाते हैं यानी सीमन बनाते हैं, ठीक है। जिसका मूत्र मार्ग में पहुंचना ही विसर्जन कहलाता है, ठीक है। मतलब कि मैथुन क्रिया के पश्चात, मैथुन क्रिया के दौरान क्या होता है कि वीर्य यानी कि नर का शुक्राणु, वीर्य के दौरान शुक्राणु निकलते हैं, जो शुक्राणु योनि में छोड़े जाते हैं, ठीक है। जो योनि में छोड़ने के साथ साथ वो कहाँ जाते हैं, गर्भाशय में, ठीक है। दौड़ते हुए सब कहाँ जाते हैं भाई, गर्भाशय में, ठीक है ना। यहाँ छोड़ेंगे हम कहाँ, इसको योनि में, ठीक है। योनि में विसर्जन किए तो सभी कहाँ जाते हैं भाई, गर्भाशय से होते हुए, है ना। गर्भाशय से होते हुए कहाँ आएंगे सब, अंडवाहिनी में, ठीक है। अंडवाहिनी में, ठीक। और इसमें अंडवाहिनी में जो अंडाणु बनता है केवल 1 महीने में एक ही हो, है ना। मतलब बोल दे तो बारी बारी कार्य करता है ना। बारी बारी कार्य करता है। तो जो शुक्राणु आ रहे हैं कुछ इधर जाते हैं और कुछ इधर, है ना। 50% तो यहीं बिखर जाते हैं और कुछ तो इधर ही मर जाएंगे, कुछ इधर ही मर जाएंगे। गर्भाशय की सिलिया में भी कुछ फंसते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ आते आते 50% मर जाते हैं, ठीक। और उस 50% में गर्भाशय में 50% खत्म, और उस 50% में भी कुछ इधर चले जाते हैं और कुछ इधर, है ना। कुछ दोनों दोनों साइडों में क्या होते हैं, बट जाते हैं, ठीक। उस बटने के दौरान भी जो अंडाणु बना है, मान लो इस ओर बना है, इधर का क्या है, नहीं बना है ना। तो अब इधर जो शुक्राणु जा रहे हैं वही जाकर के क्या करता है, निषेचित। और उसमें भी निषेचित कौन करेगा, जो सर्वप्रथम जाएगा, जो यानी कि सबसे पहले जाकर के प्रवेश करेगा, ठीक है। जो सबसे पहले जाकर के प्रवेश करेगा यानी निषेचन करेगा, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, मैथुन कहलाता है। कि हम योनि में वीर्य को छोड़ दिए, यही क्या कहलाता है, मैथुन कहलाता है, ठीक है। और यहाँ से सीमन होते हुए सब कहाँ जाते हैं, अंडवाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब में। तो निषेचन पूछता है कि निषेचन कहाँ होता है ना। निषेचन कहाँ होता है, कहाँ होता है भाई, कहाँ होता है, अंडवाहिनी में, है ना। क्या बताएंगे, अंडवाहिनी में, ठीक है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक। आगे चलें, ठीक है। आ ही गया निषेचन, है ना। क्या आ गया भाई, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। निषेचन, है ना, ठीक। निषेचन में क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक, है ना। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कर देते हैं, ठीक है। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिले क्या कहलाता है, निषेचन, ठीक है। नर युग्मक, है ना, नर युग्मक, ठीक है। नर युग्मक है क्या भाई, बात करें तो क्या है शुक्राणु, है ना। क्या है भाई, शुक्राणु, ठीक है। ये शुक्राणु और मादा युग्मक, है ना। मादा युग्मक, मादा युग्मक क्या है, अंडाणु, क्या भाई, अंडाणु। अच्छा, इन दोनों की प्रकृति बात करें, मतलब कैसा है, अगुणित है या फिर द्विगुणित, तो कैसे भाई, अगुणित है, ठीक है। दोनों क्या है, अगुणित है, ठीक। और इन सभी में, दोनों में अगर गुणसूत्र की संख्या पूछे तो कितना होता है, 23, है ना। इसमें भी 23 है और इसमें भी
23। यानी कि जो शुक्राणु है और अंडाणु, इन्हीं जो मिले, है ना, अंडाणु से शुक्राणु जो मिला, इसी को डायरेक्ट क्या कहते हैं, निषेचन, है ना। अंडाणु शुक्राणु से मिले ही क्या हो जाता है, निषेचन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है भाई, निषेचन कहलाता है। जैसे बोल दे क्या, दूल्हा दुल्हन के मांग में सिंदूर डालता है, उसे क्या कहते हैं, विवाह कहते हैं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार जो क्या है, शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिले ही, है ना, अंडाणु से शुक्राणु मिला ही क्या कहलाता है, निषेचन। ठीक, और निषेचन के पश्चात क्या बनता है भाई, बाबू, है ना, क्या बन जाता है, बाबू। ठीक है, यानी क्या बन जाता है भाई, युग्मनज। ठीक है, क्या बनता है, युग्मनज, है ना, जैगोट। ठीक है, अगर हम इस अब जैगोट की बात करें, है ना, यानी कि ये अन ये एन दोनों मिल चुके हैं, कितना बन गया, 2n, है ना, यानी कैसा बन गया भाई, द्विगुणित बन गया। और ये गुणसूत्र और ये गुणसूत्र दोनों मिल गए, क्या बन गए, 46 बन गया। ठीक है, यानी 46 गुणसूत्र वाला एक क्या बना है, युग्मनज बना है। अब इस युग्मनज में जैसे विभाजन होता है, क्या को बोल देते हैं, भ्रूण। ठीक है, क्या बोलते हैं, भ्रूण। अब उस भ्रूण से क्या होता है, शिशु का निर्माण होता है। ठीक है, तो निषेचन किसे कहेंगे भाई, नर युग्मक और मादा युग्मक, है ना, सीधा सा याद है क्या, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिले निषेचन कहलाता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है, यानी जैगोट का निर्माण होता है। जैगोट द्विगुणित और 46 गुणसूत्र वाली संरचना होती है। ठीक है, क्लियर, आगे चले। ठीक है, आगे क्या है भाई, शुक्राणुओं का अंड की ओर गमन। ठीक है, जो शुक्राणु है मादा के, मतलब जो शुक्राणु है मादा के अंडाणु की ओर गमन कैसे करता है ना, फैलोपियन ट्यूब में स्थित जो अंडाणु है उसकी ओर गमन यानी कि चाल कैसे करता है। ठीक है, तो क्या है, चला जाए, है ना, इसमें क्या, मैथुन क्रिया के समय शिश्न के, है ना, शिश्न के रुधिर अवकाशों में, जो अवकाश है, रुधिर अवकाश है, रुधिर के अवकाशों में रुधिर भर जाने के परिणाम स्वरूप शिश्न कड़ा हो जाता है। ठीक है, मतलब कि शिश्न में क्या है, रुधिर अवकाशों के उसमें रुधिर भर जाने से शिश्न क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है। ठीक है, एक प्रश्न है यहाँ पर, कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या सर शिश्न में हड्डियां होती हैं, नहीं होती हैं, है ना। क्या वो मांस का एक बना होता है, उसमें अगर बोला जाए तो नसें होती हैं। ठीक है, और रुधिर अवकाश होता है। ठीक है, यह क्या होता है, रुधिर अवकाश। इसी रुधिर अवकाश से क्या होता है, उस अवकाश में जो रुधिर जब भर जाती हैं, हमारी मंथन पे चिंतन पे निर्भर करता है, जैसा हम चिंतन करते हैं। ठीक है, तो जब रुधिर भरते हैं तो क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है। ठीक है, इसके पश्चात वीर्य को योनि में छोड़ दिया जाता है ना। हम वीर्य को कहाँ छोड़ देते हैं, योनि में। शुक्राणु अंडवाहिनी की ओर जाने लगते हैं। ठीक, छोड़ने के पश्चात जो शुक्राणु है किसकी ओर जाने लगते हैं भाई, अंडवाहिनी की ओर जाने लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या, वो दोनों जाने लगे, है ना, अपना जो शुक्राणु है कहाँ, योनि में छोड़े, वेजाइना में छोड़े और अंडवाहिनी की ओर गमन करने लगे। ठीक है, आगे क्या आता है, फर्टिलाइजिंग, है ना, फर्टिलाइजिंग और क्या, एंटी फर्टिलाइजिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है कि फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग क्या है ना। फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग क्या है, मतलब कैसा है, क्या होता है एंटी फर्टिलाइजिंग, है क्या होता है। ठीक है, चलो ध्यान से समझना, हम क्या लेते हैं भाई, शुक्राणु, है ना, एक और क्या, शुक्राणु ले लो। ठीक है, और एक साइड का अंडाणु, है ना, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, शुक्राणु और एक क्या, एक साइड क्या है, अंडाणु। ठीक है, अगर हम शुक्राणु की बात करें, जो शुक्राणु है, ठीक है, एक बार पढ़ो, शुक्राणुओं की, शुक्राणुओं की अंडाणु, शुक्राणुओं की अंडाणुओं की ओर गति के लिए फर्टिलाइजिंग एवं एंटी फर्टिलाइजिंग अभिक्रिया सहायता होती है ना। मतलब ये गमन किस पे निर्भर करता है, फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग के एंजाइमों पर, है ना, इस पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग अभिक्रिया, अभिक्रिया एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया के समान होती है, जैसे एंटीजन और एंटीबॉडी काम करते उसके समान होती। इसमें अंडाणु द्वारा रासायनिक कारक फर्टिलाइजिन का स्राव निषेचित से पूर्व होता है। ठीक है, किसके द्वारा भाई, अंडाणुओं द्वारा रसायन कारक क्या, फर्टिलाइजिन, है ना। चलो समझो ध्यान से। ठीक है, बार बार फर्टिलाइजिन एंटी क्या समझा रहे हैं, कुछ नहीं समझा रहे हैं। चलो देखो,
जो अंडाणु है हमारा, है ना, जो अंडाणु है ये किसका स्राव करता है भाई? फर्टिलाइजिन का, है ना, ध्यान से समझना, फर्टिलाइजिन का, ठीक। ये किसका स्राव करता है? फर्टिलाइजिन, ठीक। और ये क्या करता है? एंटी फर्टिलाइजिन का, है ना, किसका भाई? एंटी फर्टिलाइजिन का, ठीक है। यानी जो शुक्राणु है किसका स्राव कर रहा है? एंटी फर्टिलाइजिन, है ना। क्या लिख दिए सर? तो संटी लग रहा है क्या है भाई? एंटी, है ना, ठीक, संटी। चलो देखो, एंटी फर्टिलाइजिंग, ठीक है। यानी जो क्या है? शुक्राणु है, जो शुक्राणु है एंटी फर्टिलाइजिंग का स्राव करता है, और जो अंडाणु है किसका? फर्टिलाइजिंग का। इसको क्या याद रखना है कि अंडाणु किसका भाई? फर्टिलाइजिंग का, है ना, किसका? फर्टिलाइजिंग का। और जो शुक्राणु है किसका? एंटी फर्टिलाइजिंग, ठीक, इसका स्राव करते हैं। अब जो एंटी फर्टिलाइजिंग है ना, क्या है? जो एंटी फर्टिलाइजिंग है, अगर इसको देखा जाए तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है ना, क्या होता है? अम्ल ही होता है, अम्ल। और ये क्या? एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो ग्लाइकोप्रोटीन का स्राव करता है ना, क्या करता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। क्या है ये? प्रोटीन है, ठीक है, पूरा लिख देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन, है ना, मतलब ये प्रोटीन है, फर्टिलाइजिंग, और ये क्या है? अम्ल है, ठीक। अब ये दोनों स्राव करते हैं, है ना, ये दोनों स्राव करते हैं। तो जो अंडाणु से निकलने वाला फर्टिलाइजिन है, ये इसको क्या करता है कि शुक्राणुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। क्या करता है भाई? फर्टिलाइजिन शुक्राणुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, और एंटी फर्टिलाइजिन अंडाणुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। जिस तरह से हम बोल दे तो क्या? सेंट मारे हैं दोनों, है ना, क्या मारे भाई? सेंट मारे हैं, जिसको सुगंध से वाह क्या महक है, दोनों एक दूसरे के पास जा रहे हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार, है ना, जिसे मानव में होता है उसी पर सेंट मारते हैं तो कोई चिपक जाता है ना, गुलाब लेके वाह क्या महक है, ठीक है, सूंघ लेते हैं। वैसी बात है। तो जो शुक्राणु है, यानी कि शुक्राणु एंटी फर्टिलाइजिंग अम्ल का स्राव करता है, जिससे अंडाणु उसके पास आते हैं, और जो अंडाणु है फर्टिलाइजिंग ग्लाइकोप्रोटीन का स्राव करता है, जिससे शुक्राणु उसके पास जाते हैं, ठीक है। बोल दे तो ये सब ताला, है ना, ताला और चाबी है ना, जिसके मिलने के बाद ही कुछ होता है, ताला खुलता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलेंगे, है ना, जिससे मतलब कि हम बोले अगर सर, जो शुक्राणु को हम वजाइना में छोड़े, योनि में छोड़े, तो क्यों जाते हैं अंडवाहिनी की ओर? क्यों जाते हैं? उसको क्या मालूम है कि नहीं हमारे इधर है घर है, फलानवा की इधर ही घर है? नहीं ना मालूम है उसको, कहाँ मालूम बाबू, उसको नहीं मालूम है। तो ठीक, तो वो किसके आधार पे जाता है? इसी अंडाणु के निकलने वाला फर्टिलाइजिंग, है ना, जो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन है उसी के सहारे जाता है, ठीक है। और अंडाणु क्या करता है? अंडाणु अंडाणु ही फर्टिलाइजिंग का स्राव करता है, जिससे शुक्राणु उसकी ओर जाते हैं, ठीक। और शुक्राणु एंटी फर्टिलाइजिंग का स्राव करता है, जिससे अंडाणु इसकी ओर आते हैं, दोनों गमन करते हैं एक दूसरे की ओर, है ना। तो ऐसे मिलते हैं, ठीक है। बोल दे तो चाबी और ताला की तरह है, जिससे दोनों के मिलने के पश्चात ही कुछ कार्य होता है, ठीक है। बता ही दिए भाई, है ना, इसको क्या बताना है, बता ही दिए स्ट्रक्चर द्वारा, ठीक है। आगे क्या है? निषेचन के समय की घटना, मिथुन हो गया, ठीक है। मतलब जो निषेचन हो रहा है ना, जो निषेचन हो रहा है तो उसमें क्या होता है ना, जब निषेचन हो रहा है तो उस समय कौन कौन सी घटना होती, ठीक है। निषेचन के समय की घटनाएं, जब निषेचन होता है तो उस समय क्या होता है? पहला पॉइंट देखे तो मैथुन क्रिया के बाद नर के शुक्राणु मादा की योनि एवं गर्भाशय से होते हुए शीघ्र ही गर्भाशय,
है ना, गर्भाशय नाल यानी कि अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्या है पहला पॉइंट कि मैथुन क्रिया के बाद नर के शुक्राणु मादा की योनि एवं गर्भाशय से होते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं भाई, फैलोपियन ट्यूब में यानी कि अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं। ठीक, परंतु शुक्राणु अपनी मूल दशा में अंडक का निषेचन नहीं कर सकते, आगे बताया गया था, है ना। जो शुक्राणु है अपनी मूल ही दशा में उसको निषेचित नहीं कर पाता, नहीं कर सकता है ना। जैसे दूल्हा जाता है कपड़ा पहन के कुछ और, लेकिन उसी कपड़े पर विवाह नहीं करता है ना। सुबह होते होते भोर होते होते उसका ड्रेस चेंज, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो शुक्राणु जा रहा है, गया तो लेकिन उसी दशा में निषेचन नहीं करता है ना। क्या कुछ अपने कवरों को हटाता है, ठीक है, कवर को क्या करता है, हटाता है, ठीक दूल्हे की तरह। ठीक है, धोखेबाज निकला तू ठीक है, आगे क्या है, अंत निषेचन योग्य होने के लिए इनमें कुछ परिवर्तन होते हैं जिसे क्या करते हैं, सामर्थ्य धारिता कहते हैं, है ना। जिसे क्या कहते हैं भाई, सामर्थ्य धारिता, यानी कि उसके अनुरूप होना, है ना, सामर्थ्य लाना अपने आप में। ठीक, इन परिवर्तनों के फलस्वरूप एक्रोसोम से ग्लाइकोप्रोटीन, है ना, कौन सा निकलता है भाई, एक्रोसोम, जो उसका आगे वाला भाग था एक्रोसोम, है ना, ये क्या कहलाता है, एक्रोसोम। ठीक है, मतलब बोल दे हिंदी में तो क्या, अग्रपिंडक, है ना, क्या है भाई, अग्रपिंडक। ठीक, अस्तर तथा कोशिका कला की कुछ प्रोटीन हट जाती है। ठीक है, मतलब कि एक्रोसोम पर से ग्लाइकोप्रोटीन की स्तर और कोशिका कला की कुछ प्रोटीन स्तर दोनों क्या होती हैं, हट जाती हैं। ठीक, तब निषेचन योग्य बनता है। बात समझ में आई, आई जी, हाँ, आई कि नहीं, नहीं सर। ठीक है, सुनो, क्या एकदम ध्यान से सुनो कि जो हमारा क्या है, शुक्राणु है, शुक्राणु उसी दशा में अंडाणु को निषेचित नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं कर सकता। अब क्यों, क्यों का जवाब नहीं है। ठीक है, बस क्या नहीं कर सकता है, ठीक है, उसके अनुकूल नहीं होता है, इसलिए। ठीक है, तो उसके सामर्थ्य योग्य बनने के लिए क्या करता है, अपनी कुछ कोशिका कला और अग्रपिंडक से निकलने वाला ग्लाइकोप्रोटीन दोनों को क्या करता है, हटा देता है। ठीक है, क्या कहता है भाई, हटाता है। एक्रोसोम पर से ग्लाइकोप्रोटीन का स्तर, कुछ ही स्तर, ठीक है, तथा कोशिका कला के कुछ स्तर यानी प्रोटीन हट जाती हैं, तब निषेचन योग्य बनता है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आगे क्या, हम निषेचन को देख लिए, मैथुन को देख लिए, ठीक है, निषेचन देखे, मैथुन देखे, है ना, और कुछ शुक्राणु की संरचना अंडाणु की संरचना देखे है ना। ठीक है, अंडाणु की संरचना याद रखना है कि पहली वाली परत जो होती है क्या होती है, कोरोना रेडिएटा। ठीक, दूसरी परत क्या होती है, जोना रेडिएटा, दूसरी क्या होती है, जोना रेडिएटा। ठीक है, लास्टवा पॉइंट अगर आज के सेशन में देखे तो क्या है भाई, भ्रूण परिवर्धन, है ना, भ्रूण का परिवर्धन यानी भ्रूण का विकास कैसे होता है। भ्रूण तो बन ही गया, है ना, निषेचन हुआ, बन गया भ्रूण, ये भी बनाओगे, ठीक है ना। ये निषेचन हुआ, नर युग्मक से मिला, ठीक है, नर युग्मक मिला और प्लस अंडाणु, ठीक है, ये दोनों मिले ही क्या हो गया, क्या बना था भाई, युग्मनज। ठीक है, युग्मनज बन गया यानी जायगोट बन गया। ठीक है, अब इस जायगोट का विकास होना ही क्या कहलाता है, मतलब कि जायगोट क्या है, विभाजन होकर के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, तो वही क्या है, भ्रूण का विकास। ठीक है, पढ़ो, जरा पढ़े, क्या है, निषेचन के बाद युग्मनज, है ना, यानी जायगोट में समसूत्री विभाजन होता है। कैसा होता है भाई विभाजन, समसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री यहां नहीं होगा। ठीक है, देखो हमारे अंदर, है ना, हमारे शरीर में जब भी चोट लगे, है ना, मतलब बोल दे तो हमारे मानव शरीर में केवल जनन की क्रिया में ही क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, यानी क्रोमोसोम यानी शुक्राणु अंडाणु बनने में ही केवल कौन सी विभाजन होती है, अर्धसूत्री विभाजन होती है। और जहां भी देखे हमेशा कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन आसान पड़ता है, झटका में हो जाता है, टाइम कम लगता है। ठीक है, ठीक, इस तरह से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो कैसा विभाजन होता है भाई, समसूत्री विभाजन होता है, कोशिका विभेदन, है ना, विभेदन और ऊर्जा उत्तक निर्माण की प्रक्रिया होती है, जिससे भ्रूण विकसित होकर के वयस्क जीव में बदलता है। वयस्क का अर्थ क्या है, मतलब एक परिपूर्ण, है ना, परिपक्व, मतलब कि साफ सुथरा जीव में बदलता है ना, ऐसा नहीं कि लूला लूंगा, ठीक है, बाजी चांस हो जाता है, मतलब एक संपूर्ण विकसित बच्चे में बदलता है।
ठीक है, वयस्क जीव में बदलता है। इस पूरी प्रक्रिया को भ्रूण उद्भव, है ना, भ्रूण उद्भव मतलब कि क्या, एम्ब्रोइजेनेसिस कहते हैं। ठीक, भ्रूण के विकास की इन समस्त प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा भ्रूण विज्ञान कहलाती है। मतलब कि हम जिस अध्याय में जिसका इसका अध्ययन करते हैं, भ्रूण विकास का क्या अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, भ्रूण विज्ञान, है ना, क्या कहते हैं उसको, भ्रूण विज्ञान कहते हैं। मतलब कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, है ना, इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी याद रखना कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भ्रूण के विकास का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, भ्रूण विकास यानी कि क्या, एम्ब्रोइलॉजी, है ना, क्या कहते हैं भाई, एम्ब्रोइलॉजी। ठीक है, हम पहले बताए थे कि जो विज्ञान है कई शाखाओं में बटा है ना, जो जीव विज्ञान है क्या, अनेकों शाखाओं में, यानी 500 से 600 शाखाओं में बटा है। ठीक है, लेकिन हम जो 12 में मुख्यतः पढ़ते हैं क्या, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, है ना, और क्या, सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, तीन का अध्ययन करते हैं। अगर जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो इन सबों एक एक टॉपिक का पढ़ना होता है ना। जैसे देखोगे कोई आंख का डॉक्टर, कोई किडनी का डॉक्टर, कोई गुर्दा का, है ना, किडनी गुर्दा खैर का है, कोई लीवर का, ठीक है, कोई ठीक है, मतलब अलग-अलग दाँत का, लिवर का, आँख का, कान का, अलग-अलग डॉक्टर है। ठीक? तो उसी प्रकार हम जिसमें भ्रूण का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? एम्ब्रोयोलॉजी। ठीक है? के अंतर्गत किया जाता है। ठीक? यानी भ्रूण का यह विकास है, इसको देखेंगे अगली वीडियो में, है ना? ये रहा भ्रूण का परिवर्धन यानी विकास कौन-कौन सी अवस्थाएँ हैं। ठीक है? भ्रूण की कौन-कौन सी अवस्थाएँ हैं। ठीक है? भ्रूण परिवर्तन, ठीक है? मतलब कौन-कौन सा होता है? पहले युग्मक जनन हम पढ़ ही लिए हैं, निषेचन पढ़ ही लिए। ठीक है, युग्मक जनन पढ़ लियो भाई ना, हाँ पढ़ लिए हैं सर। और क्या, निषेचन, ये दोनों पढ़ लिए हैं। अब क्या पढ़ना है, विदलन पढ़ना है। ठीक, विदलन पढ़ेंगे, तूतक का निर्माण पढ़ेंगे, और क्या, कोरक पुटी का निर्माण पढ़ेंगे, गेस्टुला भवन पढ़ेंगे, और गेस्टुला से शिशु का निर्माण। इन चार चार पांच जो बचा है, कितने, चार बचे है ना, क्या, चार, चार दो छह, पांच बचे, तो इनको पांच को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक को लेकर के मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।